जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद प्रिया पर। तो आज हम अपने देश के संविधान के बारे में जानेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इस गौरवपूर्ण देश के महान संविधान को हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। तो यदि आप इस महान देश का हिस्सा हैं तो आप संपूर्ण आर्टिकल को जानें इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। तो वीडियो के इस पार्ट फर्स्ट में हम 4 भाग और 51 तक अनुच्छेद को समझेंगे। तो पहला आर्टिकल है हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल फर्स्ट में भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना या स्थापना। तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति भारत की संसद को प्रदान की गई है। मतलब कि संसद ही नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद तीसरा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो ये भी संसद ही विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ आर्टिकल 3 के द्वारा निर्मित है, जबकि सिक्किम जो है आर्टिकल 2 के द्वारा निर्मित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो इसमें अनुच्छेद 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 6 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो जो भारतीय पाकिस्तान की नागरिकता को ग्रहण करेंगे तो उनके भारत में नागरिकता के अधिकार होंगे या नहीं, इस बात का मेंशन आर्टिकल 7 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो जो भारत से बाहर रह रहे हैं भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों को उनके नागरिकता के अधिकारों को अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। तो जो विदेश की नागरिकता को ग्रहण करेंगे तो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, इसका उल्लेख आर्टिकल 9 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो हम भारत के नागरिक हैं और जो हमारे अधिकार हैं वो हम पर कैसे बने रहेंगे, इस चीज का उल्लेख अनुच्छेद 10 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अगला है अनुच्छेद 12 है भाग 3 मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगला है अनुच्छेद 13
मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो वह विधि या कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो वह अनुच्छेद 13 के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। तो समानता का अधिकार भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में से एक है और हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है समानता का अधिकार। तो हमारा भारतीय संविधान उदार है और प्रत्येक व्यक्ति को बोलने, काम करने और जीने का समान अधिकार देता है। अगला है अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में मेंशन किया गया है। अगला है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो जो राज्य के अधीन किसी पद, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी और राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा ना ही उससे कोई भेदभाव किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। तो इसमें छुआछूत के बारे में बताया गया है और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। तो सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी और भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र ये सभी पुरस्कार आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। अब आता है अनुच्छेद 19, स्वतंत्र अधिकार। तो अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो पहले मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था लेकिन अब सिर्फ 6 ही है। तो अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार था, पहले तो उसको हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो अब स्वतंत्रता के 6 ही अधिकार हैं। तो 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब कि घूमने की स्वतंत्रता। अगला है 19E, देश के किसी भी क्षेत्र में बसने, निवास करने की स्वतंत्रता। 19G में है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में इसका मेंशन किया गया है। अगला है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी और दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई गवाही नहीं देना चाहता है और हम उसके साथ कोई जबरदस्ती करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 20 में इसका मेंशन किया गया है।
अगला है अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। और 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है तो उसे 3 तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहले तो हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि पुलिस ने बिना अपराध किए उसे क्यों पकड़ा है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर ओनली आने जाने के टाइम को छोड़कर उसे न्यायालय में दंडाधिकारी के सामने उपस्थित किया जाएगा। तीसरा है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 22 में इस बात का किया गया है। अगला है अनुच्छेद 23। अगला है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 23 में इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ काम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी मालिक या आपका कोई मालिक आपसे काम करवाता है या फिर जबरदस्ती काम करवाता है और आपके पैसे भी नहीं देता है तो ये ना एक अपराध है और आप मैक्सिमम 3-4 महीने के अंदर उसकी FIR कर सकते हैं और IPC की धारा 374 के अकॉर्डिंग उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसका मेंशन आर्टिकल 23 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है और जो मालिक आर्टिकल 24 के खिलाफ जाएंगे वह सजा के लिए तैयार रहेंगे। तो आर्टिकल 24 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो अनुच्छेद 25 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना या पोषण करने विधि संबंध संपत्ति के आयोजन स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 26 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नतियां पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चय कर दी गई हो। तो आर्टिकल 27 में इसका मेंशन किया गया है। अगला है आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थानों अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने
या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 29, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 30 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 31, संपत्ति का अनिवार्य सृजन, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्याप्ति। अनुच्छेद 31 का अगला है 31 खा, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 खा। अगला है 31 गा, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याप्ति। अगला है 31 घा, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधियों की व्याप्ति। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला 32 का, अनुच्छेद 32 का में राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के तहत अधीन कार्रवाइयों में विचार न किया जाना। अगला है अनुच्छेद 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 33 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। इसका उल्लेख अनुच्छेद 34 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 35, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 35 में इसका उल्लेख किया गया है। अब आता है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36, परिभाषा। तो अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है। अगला है अनुच्छेद 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37 में इसका उल्लेख किया गया है, अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अगला है अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 38 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। तो अनुच्छेद का में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। अगला है अनुच्छेद खा, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अगला है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का
संगठन। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो अनुच्छेद 41 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 42। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो अनुच्छेद 42 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। तो अनुच्छेद 43 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अगला है 43 खा सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 43 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 44। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध। तो अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 46। अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आय संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आय संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 47। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो अनुच्छेद 47 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 48। कृषि और पशुपालकों का संगठन। फिर 48 का अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा। तो 48 का में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों और स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 50। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का मेंशन किया गया है। अगला है अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो हमारे मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 और अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है और हमारे जो मौलिक कर्तव्य वो 11 है। तो दोस्तों हमने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान और इस गौरवपूर्ण देश के महान संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 को जाना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।